आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकता। स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज अ सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है। तमाम सियासी जमातों से बात की जानी चाहिए आपस में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कौम को हीलिंग टच चाहिए। इस वक्त सियासी क़यादत को यकसुई के साथ मुल्की मसाइल के हल के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ हम कुछ और भी ट्रेंड देख रहे हैं कि MKM पाकिस्तान आज कराची में यौम तशक्कुर मना रही है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सीटें निकाली, तो वहीं कराची में ही जमात इस्लामी कुछ और कर रही है। साथ साथ PTI के बहुत सारे लोग आज दिन भर कहीं ना कहीं मुजाहरे करते रहे। कोई RO दफ्तर के सामने मुजाहरे कर रहा था, कोई इलेक्शन कमीशन के सामने बैठकर धरना दे रहा था। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पीपल्स पार्टी और MKM और दीगर जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी है। MKM का वफ़द तो आज मियां नवाज़ शरीफ से मिल चुका। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होना है। फिर चौधरी शुजात हुसैन और नून लीग की क़यादत की मुलाकातें भी होनी हैं। जहां हुकूमत साजी का मरहला है वहीं पर ये जो हीलिंग टच वाली बात है ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम आज 3 मुख्तलिफ मेहमानों के साथ बात करेंगे। इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। मियां नवाज़ शरीफ साहब ने दावत दी पीपल्स पार्टी को कि आए मिल के हुकूमत बनाएं। उधर से PTI ने भी हिंट दे दिया कि शायद हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई बात कर सकते हैं। ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी वादे नहीं कर रही कि किधर जाना है। प्राचा साहब, अभी बहुत अर्ली है फाइनल किसी नतीजे पे पहुंचना, इसलिए कि अभी तक तो सारे रिजल्ट्स पूरे नहीं पहुंच पाए। अभी तक पोजीशनें बदल रही हैं, डायलॉग हो रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुए हैं, अभी अदालतों के अंदर लोगों के केसेस हैं और पार्टियां अपनी राय, आप मीडिया वाले दोस्तों को जरूर अपनी जगह जल्दी है कि जल्दी जल्दी कोई आपके पास खबर आ जाए, लेकिन फैक्चुअली ये है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुए और जमातें अपनी फाइनल पोजीशन देखने के बाद, जिस तरह मेरी जमात की कल CEC की मीटिंग है तो उसमें हम बैठ के देखेंगे कि इस वक्त सिनेरियो क्या है, हम कहाँ कहाँ किस पोजीशन में हैं, हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए। तो उससे पहले तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त है कुछ कहना। लेकिन कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इतना तो कंफर्म कर दें कि PTI ने जो हिंट दिया तो PTI के साथ बैठने का एजेंडा भी शामिल है। सर, मेरे चेयरमैन ने कल अपने इंटरव्यूज में ये बात कही कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डायलॉग के रास्ते ओपन हैं और रहने चाहिए। हम कोई इमरान खान थोड़े हैं कि हम रास्ते बंद करके बैठ जाएं। हम तारीख से सीखे हुए लोग हैं, हमने इस डेडलॉक्स क्रिएट नहीं करने, सियासत में वे फॉरवर्ड रखने होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कोई डेडलॉक नहीं है हमारी तरफ से, हमारी तरफ से कोई ममानत नहीं है, लेकिन अभी कोई राब्ता है या नहीं इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर डायलॉग होगा तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे भी, चेयरमैन साहब ने भी ये बात कही है कि हम सब लोगों से बात करने को तैयार हैं। अच्छा, आपने ये तो फरमा दिया कि मीडिया वालों को जल्दी है खबर की। शायद हम ये भी सोचते हैं कि जो बाबा रमान साहब ने कहा कि हमारी इतनी सीटें हो रही थीं, बैरिस्टर गोवर साहब ने कहा कि हमारी इतनी सीटें हो रही थीं, ये जो जज्बात इस तरह से उभरेंगे, खुदा न खास्ता आपने इक्का दुक्का तो देख लिए कि उधर मुजाहरे हो रहे हैं, उधर धरने हो रहे हैं, आपको वैसे ज़ाती तौर पे डर नहीं लगता कि ये अब कहीं मसला ना बन जाए हमारे लिए? विरासत साहब, पाकिस्तान के हालात हमने सियासी तौर पे जिस तरह इस वक्त मुआशरे की हालत हो गई है, अगर आप मुआशरे को असूलों में, इखलाकी असूलों में बांधे रखते हैं तो आप किसी हद तक पुरुमीद होते हैं कि चीजें अपनी जगह जगह काम करती रहेंगी। किसी वक्त भी चीजें अगर आप बेअसूली को रिवाज दे दें, और इस वक्त बेअसूली का रिवाज है, उसके ऊपर आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस वक्त सोसाइटी क्या रिस्पॉन्ड करेगी।
यस, चीजें अच्छी तरफ नहीं जा रही। मेरी जाती राय, मेरी जमात की राय शायद इसलिए ना हो, मेरी जाती राय यह है कि इस वक्त हम जिस हालात का शिकार हैं, इसमें जिस तदब्बर की जरूरत है उसका मुजाहरा नहीं किया जा रहा। इस वक्त अगर हम वफादारियां तब्दील करा के लोगों से और हुकूमतें बनाने की कोशिश करेंगे तो ये स्टेबिलिटी का बायस नहीं होगा। लोगों के अंदर लोगों के रवैये देखिए, लोगों ने कैसे वोटिंग पैटर्न क्या है उसको देखिए, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए प्योर सियासी रंग में फैसले कीजिए। पॉलिटिक्स को अपने रास्ते खुद क्रिएट करने दीजिए। पॉलिटिक्स मैनेज नहीं होती, पॉलिटिक्स अपने रास्ते पैदा किया करती है, उसको करने दीजिए, वरना मैनेज करेंगे तो खराब हो। बड़ी अच्छी बात ने की, और रियली मैं वैसे ही आपका मद्दाह हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी आपने सोच सामने रखी। लेकिन अब देखें ना, कोalition ही बनेगी, कोई सिंगल पार्टी को तो मेजॉरिटी मिली नहीं है। अगर 100 की 100 पीटीआई के पास रहें, उनके बैक्ड कैंडिडेट के पास रहें, कोई ना तोड़ा जाए, फिर भी वो सिंपल मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं हुकूमत हमें दी जाए। राजा साहब, एक तो आज उसने तो आज कबूलियत कर ली, अभी जो खबरें हैं, एक साहब तो लाहौर से आज कबूलियत की घड़ी पे गुजर गए। जी जी, अब पता नहीं आगे क्या तमाशे लगते हैं, लेकिन देखना यह है कि अगर वफादारियां तब्दील करा के हुकूमतें बनाना मोतबर है तो फिर ये माजी में जो कुछ होता रहा वो भी ठीक ही होता रहा। ऐसा नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है, इससे किसी स्टेबिलिटी का कोई इम्कान नहीं है। लोगों में जो जमहूरी अमल के ऊपर लोगों का एतबार है, स्टेबिलिटी उससे आनी है। अगर लोगों का जमहूरी अमल पे एतबार ही ना हो तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अभी लोग अदालतों में जा रहे हैं, कोई कह रहा है मैं जीता हुआ हूं, मुझे हराया गया है, कोई कुछ क्लेम कर रहा है। ऐसी सूरत में मुझे तो नहीं नजर आता कि इस वक्त किसी स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जाएंगी। और 3 जमातें हैं मेन। जी जी, ये सब एक इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस बेसिकली वही है जो पीटीआई बैक्ड है। जी दूसरी बिल्कुल। तरफ मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग के पास भी कुछ लोग अपने हैं, कुछ उनके बनाए गए हैं, उनके साथ ज्वाइन कराए गए हैं, और कुछ और भी सवाल खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी के पास 54 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की 54 अपनी हैं। हम किसी के ममनून एहसान नहीं है इसमें। तो ऐसी सूरत में इन 3 जमातों में से 2 ने इकट्ठा होना है। 2 इकट्ठे होंगे तो गवर्नमेंट की तरफ बात चलेगी। अब कौन से 2 इकट्ठे हो सकते हैं? और अगर कोई जमात इकट्ठी नहीं होती, ये भी एक सिनेरियो है। जी जी, अगर कोई जमात इकट्ठी नहीं होती तो फिर गवर्नमेंट नहीं बनती, और गवर्नमेंट नहीं बनती तो एक और बड़ा क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल अच्छा, है, जिस तरफ आपने इशारा किया है, मैंने आज आपके सेक्रेटरी इत्तलात कुंडी साहब का एक ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में फाइनली, मुझे नहीं पता कल क्या फैसला हो, मैं खुद भी आपकी तरह मैं कभी प्री जज नहीं किया करता ना, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपकी राय ले सकता हूँ, अपनी राय मैं देना भी नहीं चाह रहा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ही बैठ गई अपोजिशन में, फिर हम ये समझें कि इन इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत नहीं बनेगी, क्योंकि नून लीग पीटीआई तो इकट्ठे बैठ नहीं सकते। राजा साहब बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है जी जी, कि पीटीआई के बहुत ज्यादा लोगों की वफादारियां तब्दील करा के मुस्लिम लीग के साथ शामिल किया जाए, बहुत ज्यादा। वो भी किसी अच्छे अमल का या किसी बेहतरी का सामान नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ऐसे ही है कि पीपल्स पार्टी वाकई, अगर पीपल्स पार्टी किसी एक तरफ नहीं बैठती, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट बनाना मकसद नहीं होना चाहिए, इस वक्त स्टेबिलिटी लाना मकसद है। और उसके लिए जरूरी है कि अगर हम ब्रॉडर बेस्ड गवर्नमेंट की तरफ जाएं और किसी ऐसी शख्सियत पे इत्तेफाक कर लें, वो लीड करे और बाकी सारी जमातें इकट्ठे होके वो फैसला साजी करें। आइंदा आने वाले दिनों में इंतहाई मुश्किल हालात हैं इकोनॉमी के, सोसाइटी के, सिक्योरिटी के, रीजनल पर्सपेक्टिव में भी हालात अच्छे नहीं हैं, लोगों को देने के लिए रिलीफ नहीं है। सो इसमें कोई एक जमात अपने तौर पे, 2 जमातें अपने तौर पे फैसले करेंगी तो उनको बहुत ही मुश्किल का सामना होगा, और खुदा न खास्ता ये असम्बलियां कुछ लंबा अरसा नहीं देख पाएंगी। लिहाजा जरूरी मेरी नजर में, ये मेरी जाती राय है। वैसे बड़ी अच्छी तजवीज़ आपने दी, बहुत अच्छी तजवीज़ है, आइडियल तजवीज़ है, ये प्रैक्टिकल हो सकती है?
जी प्रैक्टिकल राजा साहब ये ना कहिएगा कि मैं पीपल्स पार्टी इसलिए कह रहा हूँ, ये सूरत में हो सकती है कि सारे अमल को पीपल्स पार्टी लीड करे, क्योंकि इसमें किसी बड़े दिल वाले को चाहिए कि वो आगे बढ़ नहीं तो आसिफ जरदारी साहब तो मफामत के बादशाह कहलाते हैं, सियासत के इमाम कहलाते हैं। उस मफामत के बादशाह को मौका दिया जाए तो शायद सूरत हाल बन सके, लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब को भी उनकी जमात समझाए। और अगर इमरान खान साहब ये बात समझ लें कि इस वक्त मुल्की हालात ऐसे हैं, एक तरफ उनकी जात के ऊपर बनने वाले प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी तरफ मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात के तहत अगर वो डिसीजन करें, उनकी जमात फैसले करे, तो उनको किसी लार्जर पर्सपेक्टिव में एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। कमरुज़्ज़मान कारा साहब हमारे रूबरू थे। नादरीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम आज की करंट मुल्की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे रूबरू हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब इसहाक खान खाकवानी साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पीटीआई कहीं कहीं तो पीटीआई कहीं कहीं तो एहतजाज कर रही है, लेकिन मुल्की लेवल के एहतजाज के इशारे भी दे रही है, क्योंकि इससे आपको मामला कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने शौकत साहब आपकी मेहरबानी, मुझे आपने ये चीज पूछी है, मैं आपको इस बुनियाद पे बताता हूँ कि मैंने खुद 2013 में इलेक्शन पिटीशन की थी और इलेक्शन पिटीशन के अंदर मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया और मैंने अपने वजूहात जो खुद पेश किए इलेक्शन कमीशन को, उसकी बुनियाद पर उन्होंने दोबारा गिनती करने के ऑर्डर दिए। ये अख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो दोबारा गिनती का ऑर्डर दे सकते हैं। जब वो दोबारा गिनती होती है तो उसमें तमाम पहलू देखकर एक रिटर्निंग अफसर उसको या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो जाकर देखे और ये मसला हल होना चाहिए। ये कहना कि जी कैसे होगा, क्या करेंगे, वो जी जलूस निकलेंगे, जलसे होंगे, ये चीजें रुकनी चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालत है, असल में खान साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये एक हर मसले का एक कानूनी तरीका है, लेकिन पीटीआई को ये शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन ही तो सारी इस एनॉमलीज का जिम्मेदार है। आज तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के इस्तीफे का भी मुतालबा कर लिया। मैं इस सूरत हाल को हैंडल करने की आपसे राय ले रहा हूँ, कैसे होगा? मैं शौकत साहब इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर दरखास्त दें और कहें, या वो अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो वो खुद कॉग्निजेंस लें कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। और अगर ये 20-25 सीटें या 15-20 सीटें हैं, इसमें अगर वहां पर बदनज़मी और वो अपना कानूनी खिलाफ वर्जी हुई है तो ये इनकी साख को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की साख को मजबूत करने के लिए, ये सारे के सारे लोग सीनियर अफसरान हैं जो ग्रेड 22 में रिटायर हुए हैं। आज खड़े होकर अगर ये मुल्क की बेहतरी के लिए ये ऑर्डर नहीं पास करते तो फिर खुदा हाफिज है इस मुल्क का कि यहाँ पर सारे हज़रात मिल की वजह है कि इन्होंने 22 साल अपना 60 साल की उम्र की नौकरियां ली और 22 ग्रेड के अंदर ये काम कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। आज मुल्क के जरूरत पड़ी है तो आज ये मुल्क के हालात को देख के उसको सुधारने की बजाय कागजी अपना वो वक्त जाया कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये 10, 15, 20 सीटों पर ऑर्डर करें कि इसके दोबारा गिनती हो। अच्छा एक मिनट, आपने बड़ी अहम बात की, आपने बड़ी अहम बात की खान साहब। थोड़ा सा नेट में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चूंकि हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेकर ये जिन जिन सीटों की निशानदेही की जा रही है उस पर खुद कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ
और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कॉग्निजेंस तो सुप्रीम कोर्ट भी ले लेता है, हाई कोर्ट भी देख लेते हैं कि मीडिया पे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी साजिश हो रही है और यहाँ पर लोग अपने मकसद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इन इदारों का क्या फायदा? ये अच्छा, एक तरफ तो खान साहब पीटीआई बार बार कह रही है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, तो मेरा फिर सवाल बनता है कि आईपीपी के सरबराह, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन साहब कैसे हार गए फिर? ठीक है, वो उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है, वो उनके हार हुई है, वहां पे वोटर बाहर निकला है, उसने वोट दिया है और वो जहांगीर खान के खिलाफ वोट पड़ा है, तो वो उसको कबूल कर लिया है। तो बात यह है जब लोग कबूल नहीं करते बात, मैं उस बात की बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन फिर ये ऑन चौधरी वाले हल्के में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी तो शिकायत कर रहे हैं। करें, मैंने देखें, उसका तो बेहतरीन है कि राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, जी जी, वो एक पिटीशन करके अपना हक मांगे। अगर पढ़े लिखे लोग और ये इतने सुप्रीम कोर्ट के वकला अगर ना अपना हक नहीं मांगते तो आम आदमी कैसे हक मानेगा? अच्छा, एक पीटीआई को ये भी डर है कि हमारे ये मजीद बंदे तोड़ लेंगे, और आज तो जिस पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार ने और मुंतखब एमएनए है अभी वो जिन्होंने शेख रुहेल असगर को हराया, अब से थोड़ी देर पहले उनकी खबर आई कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात की और वहाँ शमूलियत का ऐलान कर दिया। जी हाँ जी, तो ऐसे एक देश में दो चीजें हैं, एक तो इसका जो नून लीग है उसको हक पहुंचता है कि वो अदालत बंदों के पास जाकर उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। दूसरा है कि अगर उन्होंने उसको किसी चीज में कोई वर्गलाया है या उनके साथ कोई डील की है या उनके साथ कोई पैसों का हिसाब किताब किया है, तो फिर उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने ओहदों पे इतना अरसा रहे हैं, उनको ये वो मुनासिब नहीं समझा जाता कि एक आदमी इतने ओहदे पे रहकर आज ये चीज 2 दिन के अंदर ये खरीदो फरोख्त करे। और अगर उन्होंने खुद जाकर पीटीआई के बंदे ने जाकर अपनी शमूलियत की है तो फिर उसकी बदअखलाकी और उसकी हाँ है कि वो 2 दिन भी गुजारा नहीं कर सका अपने, अभी तो उनकी नोटिफिकेशन ही भी नहीं हुई और वो खड़े होकर दूसरी तरफ भाग गए। अच्छा, आप ये फरमाइए कि मियाँ साहब के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट हुई थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, अभी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआई, आपकी पार्टी, मुस्लिम लीग, काफ, ये वाकई आपको लगता है कि इनकी इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी या पीपल्स पार्टी कल कोई और फैसला ले सकती है? पीटीआई भी उनको हिंट करवा रही है। मैं इसके ऊपर काफी देर आज दोस्त मेरे साथ बैठ के बात करते रहे, एक उसमें बड़े मुअज़्ज़ज़ पुराने साथी थे, एमएनए रहे 3-4 दफा, उनके बच्चे भी एमएनए रहे हैं, एमपीए रहे हैं, वो मेरे से मशवरा कर रहे थे कि जी क्या किया जाए। मैंने उनको कहा, सरदार साहब बात बड़ी आसान है, पीपल पार्टी को सोचना चाहिए या इमरान खान की पार्टी को जिसके इस वक्त आजाद बंदे हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये किसके साथ मिले। अगर वो हर वक्त वो कहते हैं कि नून लीग भी बुरी है और पीपल पार्टी भी बुरी है, तो आज तो किसी न किसी के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ नहीं है तो बिलावल तो नया आदमी है, अगर उसके बाप के ऊपर कोई इतराज़ात हैं तो बेशक ना करे। बिलावल पढ़ा लिखा की बात करें तो उनको फिर पंजाब में तकवीयत पहुंच सकती है पीटीआई को, अगर वो कोई असूल पसंदी पे कायम हो और अगर अपने बाप के साए से वो बाहर निकल सकें, तो मेरे ख्याल में उनका सुलह सफाई का वो तरीकाकार बन सकता है पीटीआई का। वो दूसरे जो है ना उनके साथ मेरे ख्याल में नून लीग के साथ पीटीआई जाना पसंद नहीं करेगी।
और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात की खान साहब के नून लीग तो पीटीआई के साथ नहीं बैठ सकती, लेकिन पीटीआई को पीपल्स पार्टी से बात करना चाहिए। ये वाकई बड़ा दिलचस्प सिनेरियो बन रहा है। बहरहाल आपने वक्त दिया। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा और नौ मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली साबिक वफाकी वज़ीर सैयद अमीन उल हक साहब हमारे रूबरू होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम मुल्की सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर, इमर्जिंग सिनेरियो पे बात कर रहे हैं कि अब इलेक्शन हो गए, हुकूमत साजी के मराहल कहाँ तक हैं, और इस वक्त हमारे रूबरू हैं MQM पाकिस्तान के लीडर और साबिक वफाकी वज़ीर और नौ मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली जनाब अमीन उल हक साहब। अमीन उल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो, आपने अपनी सीट भी निकाली, आप जीत भी गए। सबसे पहले तो मैं ज़रा हुकूमत साजी की तरफ आऊँगा। आज MQM के वफ्द ने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। क्या आपके और नून लीग के मामलात हतमी तौर पर तय पा गए? देखिए शौकत भाई, साफ गोई से काम लें। आज मेरा ख्याल है पहली मुलाकात थी इलेक्शन जीतने के बाद। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि डिस्कशन हुआ है कि फ्यूचर में चलना कैसे है। हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, कि बल्कि तीन इंपॉर्टेंट है कि मुल्क को हर सूरत में मजबूत से मजबूत तर किया जाए, माशी तौर पर मुल्क को मस्तहकम किया जाए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे लिए तो पूरा पाकिस्तान, लेकिन साथ साथ अर्बन सिंध में मामला को कैसे बेहतर किया जाए। इसके लिए MQM पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि आज से 1.5 महीना 2 महीने पहले भी जब PMLN के साथ मुलाकात की थी लाहौर में और लाहौर के बाद कराची में भी, तो हमने क्या रखा था? हमने रखा था कि किसी तरीके से आइनी तरमीम की जाए। आइनी तरमीम में हमने रखा है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज किया। ये नहीं कि पॉलिटिकल है, फाइनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो मुंतखब जो बलदियाती मुंतखब नुमाइंदे उनके पास होना चाहिए, और उनके पास फाइनेंशियल पावर भी होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आइन में तरमीम की जाए कि जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन से पैसे निकलकर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को जाता है, हमने कहा कि इसी तरीके से आप आइन में भी ये तहरीर होनी चाहिए। अच्छा अमीन भाई ये फरमाइए, वो तो खैर मैं खुद कई बार ये तीनों आपकी तजावीज़ सामने रख चुका हूँ। एक तासर ये भी है कि ख़ास तौर पर जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वाली तजवीज़ है वो पीपल्स पार्टी उसको नहीं तस्लीम करती। मियाँ नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को भी इनवाइट किया और आपको भी किया। अगर वाकई ये तीन आपके मुतालबात हैं तो क्या आप कंप्रोमाइज़ करेंगे या पीपल्स पार्टी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा? देखिए इसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या अवामी नेशनल पार्टी हो, GUI हो, मेरा ख्याल है कि इन प्रिंसिपल GUI अवामी नेशनल पार्टी PMLN ने तो एग्री किया और MQM ने भी एग्री किया। मेरा ख्याल ये प्रपोजल लेके हम पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, क्योंकि हम जब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं सिर्फ कराची की बात नहीं करते, बल्कि उसमें लाड़काना भी शामिल है, पेशावर भी शामिल है, कोयटा भी शामिल है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि मेयर के पास वो तमाम इख्तियारात मौजूद हो, ताकि जो जिसे कहते हैं जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अवामी के लोगों को, वो नीचे लेवल तक पे हल हो सके। यानी कि पैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए, टाउन लेवल पे जाए, UC लेवल पे जाए। अब देखिए क्या होता है, मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है, ये जो आप अपना एक प्रिंसिपल बता रहे हैं ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी को कैसे राजी किया जाएगा? फिर हम पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठेंगे, उनके सामने भी ये बात रखेंगे, और मेरा ख्याल है कि मुल्क की बेहतरी के लिए और अवाम को बेहतरी के लिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को वसील क़ल्बी, वसील नज़री का मुज़ाहरा करना चाहिए। आपने बड़ी अहम बात की कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। कब आपकी मुलाकात हो रही है MQM और पीपल्स पार्टी की? मेरा ख्याल है कभी मुलाकात कोई शेड्यूल नहीं हुई है, लेकिन मेरा ख्याल एज ए पॉलिटिकल पार्टी मेरा ख्याल है MQM के दरवाजे तमाम सियासी पार्टियों के साथ खुले हुए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा है, जिसे कहते हैं कि वो उनका पॉलिटिकल विजडम भी बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अप्रोप्रिएट टाइम पे कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी MQM की उनके साथ मुलाकात होगी, तो हम ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखेंगे। इस मुलाकात के लिए चूँकि आप सिंध की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, ऐसी मुलाकात के लिए कोई इब्तदाई राब्ते हुए हैं कि आप बिलावल हाउस जाएं या वो बहादराबाद आएंगे? देखिए मैं जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नो, अभी कोई ऐसे राब्ते नहीं हुए, लेकिन यकीनन मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में ये राब्ते हो सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मसाइल का हल निकाल सकते हैं, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, जिसे कहते हैं कि जमहूरी रवायत को कायम दायम रखने के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, यकीनन मेरा ख्याल से बैठा जा सकता है, बात की जा सकती है।
अच्छा, आपने कराची से यानी MKM पाकिस्तान ने कराची से अक्सरियत हासिल की बड़े अरसे के बाद। PTI ने तो पहले दिन ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन पीपल्स पार्टी सैयद मुराद अली शाह साहब को रात को मैं सुन रहा था, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आज आप 8 साल के बाद तकरीबन जिना ग्राउंड में आज आप यौम तशक्कुर मना रहे हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि MKM ये भी कहती है कि MKM पाकिस्तान को इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। ये तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, DC थे या SSP थे, ये तमाम लोग किसके लगे हुए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगे हुए थे और ऑफ एंड ऑन उनके कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट थी। लेकिन इसके बावजूद MKM पाकिस्तान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन मैं समझता हूँ कि बहुत ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे पे चलाया। हमने क्या किया था, 4 महीने पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी थी। 4 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान भी कर दिया था। यही वजह था कि छोटे जलसे टाउन में हमने किए, फिर बड़ा जलसा हमने जिना जिसे कहते हैं बाग जिना में करके दिया। तो अवाम को हमने अट्रैक्ट किया, अवाम के दरमियान में उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला। यही वजह है कि हमें बड़े पैमाने पर वोट मिला। लेकिन हमें तवक्का थी कि कराची से 15 नहीं बल्कि हमें तो 18 सीटों की तवक्का थी। लेकिन हम इस बात पे हैरान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची में जो हमारे तवक्का के बरखलाफ ज़्यादा सीट ले ली है। तो हमारी भी अपनी जगह पर रिजर्वेशन है अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन MKM की क्या है, MKM की तो रवायत रही है ना पिछले 3 दहाइयों से कराची और हैदराबाद में MKM जिसे कहते हैं कि विदाउट एनी कंपटीशन जीतती चली आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 सीट हमने कराची से हासिल किए एज यूजुअल। पिछले 3 दहाइयों से हैदराबाद की सीट MKM जीतती चली आ रही है, हमने 100%। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि पीपल्स पार्टी की इतने सीटें कराची से निकली हैं, तो आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों? अब देखिए, आम तौर पे क्या है, कराची के दो हल्के ऐसे थे जहाँ पे किसी तौर पे पीपल्स पार्टी का हमें कहीं तंजीमी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो कामयाब हुए। तो MKM ने क्या किया, MKM ने ब्रॉड माइंड का मुजाहरा किया है और हमने सिर्फ अपनी रिजर्वेशन बताई है, लेकिन हमने कोई रोडों पे नहीं आई है, कोई हमने उनके खिलाफ बयान नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस मौके पे एक दूसरे को एकोमोडेट नहीं करेंगे तो तलखियाँ पैदा होंगी। तो मेरी जिसे कहते हैं कि हाथ जोड़ करके सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि तलखी पैदा ना करें, बल्कि आगे बढ़ने की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें कि कैसे हम सिंध को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, वैसे अमीनुल हक साहब, मैं खुद पूरा हफ्ता कराची गुजार के अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्लामाबाद पहुंचा हूं। मैंने बिलावल भुट्टो साहब की वो जो रैली थी इलेक्शन से 1-2 दिन पहले कंटेनर पे, मैं भी उनके इंटरव्यू के लिए मौजूद था। वैसे वो बड़ी रैली थी, ख़ास तौर पर किमाड़ी लिहारी वाले इलाकों में बहुत रश था। तो पॉपुलैरिटी तो उनकी थी ना जिन सीटों पे वो जीत गए। फिर देखिए, केमाड़ी में वो जीत गया, बहुत अच्छी बात है। लियारी में वो जीत गया, बहुत अच्छी बात है। मलिर के हल्के में जीता, लेकिन इसके अलावा 2 सीटें उन्होंने ऐसी हासिल की जिस पर रिजर्वेशन मौजूद है, जहाँ पे MKM मसलसल उन इलाकों में जीतती चली आई है। वहाँ पे सबाई असम्बली हम जीते, बट कौमी असम्बली हमें नहीं मिली है। तो कहना हमारे रिजर्वेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि आगे की तरफ चले। अच्छा, वैसे ये आपने बड़ी अच्छी बात की, यही पॉलिटिकल मैच्योरिटी है जिसका आज मुजाहरा होना चाहिए। लेकिन मैं आपकी एक और हरीफ जमात जिसने पिछले इलेक्शन में कराची से सीटें ली थी, PTI पूरे मुल्क में और डायरेक्शन में जा रही है, आप कैसे देखते हैं? खुदा न खास्ता मुल्क में कहीं कयास तो नहीं पैदा हो जाएगा? देखिए पराचा भाई, मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा हाजिर होता रहा हूँ और तमाम TV चैनल पे कहता रहा हूँ कि PTI को ब्रॉड माइंड बनना पड़ेगा। जो लोग उनके सियासी मुखालिफ हैं उनसे भी उनको हाथ मिला के चलना पड़ेगा, रवादारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल डायलॉग में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में जिसे कहते हैं ना कि गरूर होगा, तकब्बुर होगा, तो मामला आगे नहीं बढ़ते। सियासत नाम चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी की, तो मैं समझता हूँ उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, अपने सियासी मुखालफिन से बातचीत करनी चाहिए, साथ बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। और कहते हैं कि बड़े से बड़े जंग कब खत्म होती है? डायलॉग। अच्छा, देखे ना डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो आप ही के शहर से हैं, वो इस वक्त सदर ममलिकत के मनसब पर फायज हैं। मैंने आज उनका बयान देखा, वो भी कह रहे हैं कि मेरे लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, लोगों उठो मुत्तहद हो जाए। अगर सदर ममलिकत ये बात कर रहे हैं कि मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, आपको खुद ही इस बात की समझ आनी चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं।
देखिए, मेरा ख्याल है कि सदर साहब यकीनन ये कहना चाह रहे होंगे, जब मैं उनके बयान से अंदाज़ा लगाता हूँ कि यस अदद-ए-नाम मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, और मैं समझता हूँ ये मेरे हिसाब से बिल्कुल हुए भी है। और बैलेट से जिन जिन लोगों का वोट बरामद हुआ, जो है ना, देखे ना, जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, उनकी पार्टी इस मामले पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और ऊपर से फिर सदर ममलिकत का ऐसा बयान आ जाए। देखिए, मुझे याद है 2018 25 जुलाई के बाद गालिबन 13 अगस्त को पहला हमने हलफ उठाया था कौमी असम्बली में। तो होना क्या चाहिए था कि जब उस वक्त के नामजद वज़ीर आज़म साहब असम्बली में चल कर आते तो होना क्या चाहिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना चाहिए था, उनके साथ बैठना चाहिए था और मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी चाहिए। तो उस वक्त रिजेक्टनेस, गरूर और तकब्बुर ने उन्हें ले डूबे। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अब उन्हें समझना चाहिए, अपनी कोताहियों गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए कि यस, गरूर, तकब्बुर, रिजेक्टनेस मामला का हल नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ये इसके साथ आगे चलेंगे तो मेरा ख्याल है और इसी चीज़ का नाम जमहूरियत है, और इसी चीज़ का नाम सियासत है कि इसमें कोई हार्ड लाइन नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको बैठकर बात करना होती है। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अमीनुल हक साहब, रहनुमा MKM पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे साथ MKM का पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे थे। दीगर मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।